एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्तों क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाशो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से लेकर आ रही है। 2-3 दिन पहले उसकी यात्रा खत्म हुई भारत की, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि उनकी जो भारत यात्रा है वो बहुत बढ़िया रही है, बहुत भारत से अच्छे अच्छे व्यापारिक रिश्ते हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए काम करते हैं और 2008 से ही उनका असली रूप सभी को पता है और वो कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक पार्टी के प्रमुख हैं और अभी कम्युनिस्ट पार्टी आपस में उनकी मिलकर जो सरकार बनाई हुई है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो। उनका ये कहना था कि भारत को बिजली बेच रहे हैं, पर एक्चुअल में हुआ उनके साथ ये कि वो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ साइन करना चाहते थे। भारत ने उनको केवल 10 साल तक सीमित रखा है। हम जानते हैं कि नेपाल के अंदर भारत के द्वारा भी प्लांट लगाए जाते हैं ताकि वो बिजली भारत को नेपाल बेचे, उनको भी कमाई हो और हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो जब ये बिजली का समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ तो भारत ने नेपाल से ये कहा है कि अगर वो ऐसे किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल इन बिजली बनाने में या बिजली संयंत्रों में करेंगे जो कि चीन से ओरिजिन होगा, यानी कि चीनी पार्ट्स होगा, तो नेपाल के बिजली नहीं खरीदी जाएगी। इसके अलावा अगर वो कोई और व्यापार करना चाहते हैं भारत तक और उसके लिए उनको एयर स्पेस की आवश्यकता है तो भारत तभी उनको एयर स्पेस देगा या उस एयरपोर्ट से ही जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनको एयर स्पेस दिया जाएगा जो कि चीन से फंडेड ना हो, चीनी योगदान से ना बने हो। यानी कि अगर नेपाल खुद से कोई एयरपोर्ट डेवलप किया हुआ है, उड़ान भर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत उनको एयर स्पेस देगा और अपने यहाँ व्यापार करने का मौका देगा। पर यदि वो चीन के फंड से बने होंगे तो नेपाल की कोई भी संभावना नहीं है कि वो हमारे वहाँ एयरक्राफ्ट भेज सके। तो आप ही बताइए कि उनकी यात्रा सफल रही क्या असफल रही, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं भारत और जर्मनी के रिश्तों की। हमें पता है कि कन्वेंशनल सबमरीन हमें बनानी है जो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनेगा। भारत इसके लिए टेंडरिंग भी किया हुआ था जिसमें केवल साउथ कोरिया ही एकमात्र ऐसा कंटेंडर था जिसके पास सारी कैपेबिलिटी थी, AIP था। भारत ये चाह रहा था कि जर्मनी भी इसमें कोड करे, पर जर्मनी शुरुआती दौर में ही बाहर निकल गया था और जर्मनी की अपनी ही शर्तें थी। अब भारत के साथ उनके रिश्ते बैठ गए हैं, आंकड़े बैठ गए हैं और अब जर्मनी ने यह कहा है कि वो माजागाव डॉक लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, MOU करेगा और साथ में वो बिडिंग करेंगे। और कहा जा रहा है कि कुछ $5.5 बिलियन में वो 6 सबमरीन की बिडिंग करेंगे। हमें पता है कि भारत की तरफ से माजागाव डॉक लिमिटेड और LNT के द्वारा बिडिंग की जाएगी विदेशी कंपनियों के साथ मिलके। तो माजागाव डॉक लिमिटेड को अपना पार्टनर मिल गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। MOU साइन नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो अब LNT के साथ मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सहायता करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि जब पहली ही कंपनी थी, केवल एक ही कंपनी थी, तब ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हो सकती थी, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था क्योंकि एक ही आदमी की मोनोपोली हो जाती है। इसके लिए हमें कई और लोगों की आवश्यकता या एंटिटीज की आवश्यकता होती है। अब जर्मनी भी जब सामने आ चुका है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द या ये टेंडर जल्द से जल्द पूरे होने की संभावना हो गई है। अभी हम इसको इस तरह से नहीं मान सकते हैं कि जर्मनी के सबमरीन को ही खरीदा जाएगा, पर कॉन्ट्रैक्ट आगे क्लोजर की तरफ बढ़ सकता है। बात करते हैं इंडियन नेवी की। DRDO के द्वारा एक टॉर्पीडो बनाया जाता है, हैवी वेट टॉर्पीडो, जो कि आज ट्रायल किया गया और इसके द्वारा अंडर वाटर टारगेट को नष्ट किया गया। इस ट्रायल के बाद इंडियन नेवी को ऐसी कैपेबिलिटी मिल गई है कि अब वो अंडर वाटर किसी शिप को या किसी सबमरीन को निस्तेनाबूद कर सकता है और हमने ये कैपेबिलिटी दिखा दी है कि हम अंडर वाटर टारगेट को भी नष्ट कर सकते हैं। इससे पहले इन टॉर्पीडो के माध्यम से सरफेस में चलने वाली वॉरशिप्स को ही नष्ट किया जा सकता था। बात करते हैं ईरान की। ईरान के द्वारा अपना फतह मिसाइल सामने रखा गया है जो कि कहा जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल है, पर इसके साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल। ये खबरों में बताया जा रहा है कि यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इससे लग रहा है कि ईरान हाइपरसोनिक क्लब को ज्वाइन कर लिया है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो वो लास्ट में अंतिम में जब अपने टारगेट पे गिरती है तो हाइपरसोनिक स्पीड से ही गिरती है। इसमें कोई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लिखने जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 1400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। अगर ये क्रूज मिसाइल होती, ये क्रूज कर सकती हाइपरसोनिक स्पीड पर, तब ये माना जाता कि उन्नत टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। अभी ये हाइपरसोनिक क्लब में उनको नहीं माना जा सकता है, ये केवल और केवल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की, जो कि अमेरिका भारत से कह रहा है कि भारत के अंदर ही बनाओ। ये राइट्स भारत को वो देना चाहता है अगर भारत उसको सेलेक्ट कर लेता है तो। असल में हमें आर्मर्ड व्हीकल की आवश्यकता है जिससे हम अपने जवानों को किसी स्थान पर सुरक्षित ले जा सकें। इसके लिए टाटा की आर्मर्ड व्हीकल, इसके अलावा अभी जो स्ट्राइकर की बात की जा रही है, इसके अलावा हमवी की भी बात की जा रही है। हमवी और स्ट्राइकर में ये कैपेबिलिटी है कि इनको पैराशूट के माध्यम से किसी जगह पर उतारा जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्हीकल हो जाते हैं।
देखते हैं कि आगे चल के भारत किसको सेलेक्ट करता है, और अगर वो स्ट्राइकर को सेलेक्ट करेगा तो भारत के अंदर ही इनका निर्माण हो सकेगा। इस खबर पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।